छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम अपने पिछले टॉपिक कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो में कोशिका से ही संबंधित पौधे की कोशिका अर्थात प्लांट सेल के बारे में जानते हैं कि प्लांट सेल की संरचना कैसी होती है, या कहें कि प्लांट सेल में कौन कौन से कह सकते हैं ऑर्गन्स पाए जाते हैं या ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक, सबसे पहले आपके सामने बोर्ड पर एक कोशिका बनी है। ये क्या है? पौधे की कोशिका है, या कह सकते हैं प्लांट सेल है। प्लांट सेल हम क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि सबसे पहले इसको देख के पहचानिए कैसे कि प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसके चारों ओर ये आवरण पाया जाता है। मतलब सामान्य तौर पे अगर जंतु की कोशिका होती तो केवल एक ही आवरण पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये पौधे की कोशिका है तो 1 2 3 आवरण पाए जाते हैं, जिसमें जो सबसे बाहर का आवरण होता है, ये जो सबसे बाहर का आवरण है ये वाला, ये सबसे बाहर का आवरण ये होता है सेल वॉल कहलाता है, कोशिका भित्ति जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। और यह पौधों में सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। पौधों की जो कोशिका भित्ति, पौधों की में जो कोशिका पाई जाती है उसमें कोशिका जो भित्ति पाई जाती है, सबसे बाहर को कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो संपूर्ण कोशिकांगों को वातावरण से पृथक करती है, यह वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। तो उसे क्या कहते हैं? सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सामान्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम अंदर की ओर जाते हैं, इसके बाद की भित्ति, ये वाली भित्ति, अंदर वाली भित्ति, ये बीच का ये कहलाता है प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। तो हम अंदर वाली भित्ति की बात करते हैं, ये वाली भित्ति, ये जो अंदर की ओर है, इस भित्ति को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। सामान्यतः जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जब हम जंतु कोशिका देखेंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति जो सेल्यूलोज की बनी होती है, उसके बाद की भित्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली की विशेषता होती है कि यह अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य होने से तात्पर्य है कि कुछ सेलेक्टिव पदार्थ को अपने अंदर जाने देती है और कुछ सेलेक्टिव पदार्थों को ही अंदर से बाहर आने देती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम्यता कहते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये क्या होता है? सेमी सॉलिड होता है, अर्थात अर्धपारगम्य होता है। उसके बाद सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अंदर जो द्रव भरा रहता है, ये अंदर ये पूरा द्रव जो भरा है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन बिखरे हुए पाए जाते हैं, तो जो द्रव भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। जिसे हम कोशिका के जीवन का आधार कहते हैं, कहें जीवन का आधार क्या होता है? साइटोप्लाज्म। इसे प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है क्योंकि कोशिका में भरा होता है, ठीक है। अब कोशिका में हमने कहा कि बहुत सारे कोशिकांग बिखरे हुए थे, तो कोशिकांगों के बारे में जान लेते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले वे अंग जिनमें कोशिका से संबंधित जैविक क्रियाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं, सॉरी, और कोशिकांग कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जा रहे हैं, उन कोशिकांगों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले से कि मध्य में देख रहे होंगे आप, ये गोलाकार संरचना जो है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, या इसे कोशिका का केंद्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। और केंद्रक क्या करता है? कोशिका में होने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण एवं समन्वय करता है। इसलिए कोशिका के केंद्रक, कोशिका का जो केंद्रक होता है उसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? कोशिका के केंद्रक को कहते हैं। ये केंद्रक है, ठीक है। और केंद्रक के अंदर ही एक ये छोटा सा गोलाकार संरचना पाई जा रही है जिसे हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोमियर का निर्माण में भाग लेता है, ठीक है। इसके बाद इसी कोशिका में जो द्रव भरा होता है, ये कोशिका में जो द्रव भरा हुआ है ये कोशिका के केंद्रक में, तो केंद्रक में भरे, कोशिका में भरे द्रव को हमने कहा था साइटोप्लाज्म। केंद्रक के बाहर इतने भाग में जो पाया जा रहा है उसे हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, अर्थात केंद्रक द्रव। ये कोशिका द्रव है क्योंकि कोशिका में भरा, और ये केंद्रक में भरा, इसलिए केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे क्या कहते हैं हम? केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद केंद्रक के बाहर ये जो इस प्रकार की संरचना निकली हुई है, ये क्या करती है कि केंद्रक
और कोशिका झिल्ली, केंद्रक को कोशिका झिल्ली को चिपकने से बचाती है, अर्थात कोशिका के कंकाल का निर्माण जो कर रही है, इस कोशिका के कंकाल को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतःप्रादव्य जालिका। ये क्या करती है, कोशिका का कंकाल बनाती है, अर्थात कह सकते हैं कि ये जैसे पिलर बनाते हैं तो पिलर में सरिये का काम करती है, पिलर को झुकने से बचाती है, टेढ़े होने से बचाती है। उसी प्रकार कोशिका की जो भित्ति होती है उसको चिपकने से बचाती है, अर्थात ये कोशिका का कंकाल बनाती है। और सामान्यतः अगर बात करें तो किसी भी कोशिका में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतःप्रादव्य जालिका होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके चारों ओर क्या पाया जाता है, ये इस प्रकार की छोटी छोटी दानेनुमा संरचना पाई जाती है, ये जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी संरचना जो है राइबोसोम है। तो राइबोसोम जिस अंतःप्रादव्य जालिका में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रफ, उसे क्या कहते हैं, रफ। इसके चारों ओर इस प्रकार के छोटे छोटे दाने पाए जा रहे हैं, ये इसलिए क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे हम RER कहते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों ओर राइबोसोम पाया जाता है तो वो रफ होती है। राइबोसोम पाए जाने के कारण क्या होता है, उसकी त्वचा खुरदरी हो जाती है, इसलिए उसे रफ कहते हैं। ठीक, लेकिन कहीं कहीं पर यह बिल्कुल स्मूथ होती है। स्मूथ मतलब इसके चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात बिल्कुल चिकनी होती है, उसकी रफ नहीं होती उसकी त्वचा। तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब अंतःप्रादव्य जालिका दो प्रकार में पाई जाती है किसी भी कोशिका में। इसके बाद चूंकि ये पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका में हमको पता है कि क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल अर्थात क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट है जो क्या है, जिसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद किसी भी कोशिका में ऊर्जा को संचित करने की क्षमता होती है, तो ऊर्जा जो संचित होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, कोशिका में क्या पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, जो ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करके रखती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि श्वसन की क्रिया के दौरान बनने वाली जो ऊर्जा होती है वह एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित की जाती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रहणी कहते हैं। इसके बाद ये प्लेट में रखे लड्डू के समान संरचना दिख रही है, जैसे प्लेट रखी हो उसमें ये लड्डू रखे हैं, तो लड्डू को तो हम कह सकते हैं राइबोसोम है। लड्डू क्या है, ये राइबोसोम है। लेकिन जो ये प्लेट है, ये प्लेट जो कह सकते हैं कि गोल्गी, इसको ये कह सकते हैं गोल्गी बॉडी कहते हैं, क्योंकि इसको सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था गोल्गी। उन्हीं के नाम पे इसको गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय का नाम दिया गया। ठीक है, जो समानता किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अब पादप कोशिका की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें एक बड़ा रिक्तिका खाली स्थान पाया जाता है, जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं बड़े स्थान को। तब ये पादप कोशिका है, इसके तीन बड़े अंतर देख लीजिए कि आप कैसे पहचानें। सबसे पहले तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, दूसरा एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, दूसरा पहचान है। तीसरी पहचान ये है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तीसरी सबसे बड़ी पहचान क्या है, क्लोरोप्लास्ट। मतलब इन तीन चीज, अगर ये क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा, वैक्यूल बड़ी, एक बड़ा वैक्यूल पाया जा रहा और कोशिका भित्ति पाया जा रहा है, तो आप समझ लें कि वो किसकी कोशिका है, प्लांट सेल है। तो अगर हम पादप कोशिका का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले कोशिका भित्ति, उसके बाद वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट पर विशेष ध्यान देंगे। अगर ये पाए जा रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये कोशिका किसकी है, पौधे की कोशिका है। बाकी इसके अंतर्गत और भी कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक द्रव, उसके साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड, ठीक, ये सब क्या है, कोशिकांग है। ठीक, अगर हम बात करें कोशिका को, तो कोशिका का केंद्रक जो होता है वो क्या होता है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार राइबोसोम को क्या कहते हैं, राइबोसोम क्या होती है, कह सकते हैं कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है राइबोसोम, जो
इसमें पाई जाती है। ठीक, अगर हम जंतु कोशिका का अध्ययन करें तो उसमें कुछ और अंग पाए जाएंगे जिनको और कुछ अंगों से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका प्लांट सेल और उसकी संरचना। ठीक, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पर अगर पहली बार है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।